हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के बच्चों देख लो, हर साल प्रतिबिंब बनने के जो नियम यानी कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का नियम है या जो प्रतिबिंब बनने के केसेस हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक आप समझ गए कि किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आपके न्यूमेरिकल वाले सेक्शन, इसके साथ साथ जो किरण आरेख पूछता है 3 नंबर में, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर का किरण आरेख और 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल, तो 6 नंबर आज के इस वीडियो से आपका पूरा कंफर्म होने वाला है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि यही जो है इस चैप्टर की मेन मतलब रीढ़ की हड्डी जिसे आप कह सकते हो, वही है। ठीक है, इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप किरण बनाना सीख गए यानी कि किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना अगर आप सीख लिए, तो धीरे धीरे सब कुछ आप इस चैप्टर में सीख जाएंगे। यही जो है पहली सीढ़ी है इस चैप्टर की, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करें अगर बच्चों हम, तो इससे पहले के लेक्चर में जो हमने छोटे मोटे जो है दर्पण से संबंधित यानी गोलीय दर्पण से संबंधित जो मैंने आपको कुछ परिभाषा बताया था, उसको चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूं रिपीट। क्या कर दे रहा हूं? रिपीट कर दे रहा हूं, जिससे सारी चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको यह बताया था कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण क्या क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण के अगर हम ध्रुव की बात करें तो भैया ये अगर देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा यानी ये जो सेंटर पॉइंट होगा, इसे हम कहते हैं ध्रुव यानी कि पोल, और इसे लिखते हैं पी से। ठीक है, इसे लिखते हैं पी से। ये हमारा क्या है? ध्रुव यानी कि दर्पण का ध्रुव है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं इंग्लिश में। ये दर्पण का क्या है? ध्रुव। ठीक, दूसरी परिभाषा हमने आपको बताई थी दर्पण की वक्रता केंद्र। तो दर्पण की वक्रता केंद्र की अगर हम बात करें, तो ये देखो गोलीय दर्पण आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये एक गोला है और इस गोले से ही काट के ये गोलीय दर्पण बनाया गया है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। तो बिल्कुल परिभाषा में वही चीज है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सॉरी, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक यही चीज वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें, तो जो गोले की त्रिज्या है वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक बात, क्लियर। उसके बाद हमने आपको एक और चीज बताई थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बताया था मैंने, दर्पण का, ठीक है, फोकस। दर्पण का फोकस बिंदु। तो भैया जो दर्पण का ध्रुव है और जो दर्पण का वक्रता केंद्र है, इन दोनों के मध्य बिंदु, इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम फोकस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, एफ। ठीक है, ये आपका फोकस है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज हमने आपको बताई थी, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। तो जो दर्पण का ध्रुव है और जो दर्पण का वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है बेटा, वही हमारी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, यानी कि मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यही बात आती है बेटा मुख्य फोकस की। किसकी? मुख्य फोकस की। तो अगर हम बेटा बात करें मुख्य फोकस की, कि मुख्य फोकस है क्या चीज या मुख्य फोकस होता क्या। ठीक, तो इसमें मुख्य फोकस की परिभाषा हम इस तरीके से लिखेंगे कि मुख्य अक्ष, ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, सारी परिभाषा अभी हम आपको लिखवा देंगे, आप बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो। पहले आप समझ लें, पहले आप चीजों को समझिए, उसके बाद सारी चीजें हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, जैसे मान लो ये मुख्य है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आई, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखो परावर्तित हुई, इस बिंदु से होकर जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। और अगर हम फोकस दूरी की बात करें, किसकी, अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी जो होती है, यानी कि फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं, ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी, यहां से ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये चीज बेटा आपको प्रूफ भी करना होगा। ठीक है, तो आगे हम आपको प्रूफ करवाएंगे, अभी आप जानते रहिए। ठीक है, आई बात समझ में। फोकस दूरी की क्या परिभाषा बनी कि ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है यही फोकस तल की, किसकी, फोकस तल। ठीक है, तो ये फोकस तल क्या चीज है, मुख्य अक्ष के, ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। यानी ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही है दर्पण से संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं, इसको अभी हम लिखवा दे रहे हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, अभी हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप जान लो तो ज्यादा अच्छा है, आपके काम की है, आपके बहुत फायदे की चीज है। ठीक है, देखो बेटा, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं वो बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बैच को ज्वाइन करने से फायदे उनके ये हैं कि देखिए, इस साल के बोर्ड एग्जाम में शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जो बच्चे टॉप 100 बैच ज्वाइन किए थे और टॉप 100 बैच से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में देखो मैक्सिमम अंक बच्चों ने स्कोर किया। ठीक है, जिनका फोटो और इसके साथ साथ इनके परसेंटेज भी आपको यहाँ पे दिखाए गए। अब रही बात आपको क्या फायदा होने वाला है बैच से, तो बेटा बैच से यानी कि जो टॉप 100 बैच है, इस बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लास, लाइव क्लास के साथ साथ आपको डाउट क्लियरिंग क्लास मिलेगी, यानी जो आपको डाउट है आपको डाउट सॉल्विंग क्लास मिलेगी। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा, असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट मैं आपको हर एक चैप्टर का अलग प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पिछले 3 साल के पेपर मिलेंगे और उसके पूरे सॉल्यूशन। हर संडे आपका टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। और अगर आप अभी एक बार शुरू में बैच को ज्वाइन करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम तक जितने भी बैच लॉन्च होंगे या जितने भी बैच नए बनेंगे, हर एक बैच में बेटा आपको बिल्कुल फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी एक तरीके से ये समझो कि अगर आप अभी बैच को ज्वाइन करते हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाला काम है। ठीक है, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए है। ठीक है, तो जो भी बच्चे बेटा अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं बैच को ज्वाइन कर लें, बिना देर किए हुए आज ही बैच को ज्वाइन कर लें। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, उसे लॉगिन करो और वहीं से डायरेक्ट पेमेंट करके गूगल, फोन पे, पेटीएम कहीं से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हो। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें आपके बैच से जुड़ना है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप परिभाषा लिखिए। ठीक है, परिभाषा में बेटा मैंने कुछ जो है आपको लिखवाया था। इससे पहले की क्लास की अगर हम बात करें तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने कुछ चीजें आपको लिखवाई थी। खैर कोई बात नहीं, कितना लिखवाया था कितना नहीं, चलो आज मैं पूरा A to Z पूरा फिर से लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, तो हेडिंग डालो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, क्योंकि उस दिन अगर मैं लिखवाया था तो शायद 3 या 4 चीजें मैंने लिखवाई थी। ठीक है, 3 या 4 परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी, तो जिसमें से 4 और हैं, तो पूरा आज मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ बेटा आप सभी लोग, दर्पण से संबंधित हेलो, वीडियो शूट करने आया। वीडियो शूट करने आए हैं। कब तक आएंगे? घंटा भर लगेगा।
ठीक है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहला परिभाषा आपका बनता है दर्पण का ध्रुव। पहली जो हेडिंग है उसमें डालिए दर्पण का ध्रुव। ठीक, तो दर्पण के ध्रुव की अगर हम बात करें तो एक चीज यहां पे आप समझो, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई गोलीय खोखला गोला, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपके कांच का खोखला गोला है। ठीक, अब इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। ठीक, इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। अब इस गोले से हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा दर्पण काट ले रहे हैं। ये दर्पण हमने काट लिया, ठीक है, ये छोटा सा दर्पण हमने क्या किया, काट लिया। अब इस कटे हुए यानी ये जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा, यानी जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, वही दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, वही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ठीक, ये इसका जो मध्य बिंदु होगा वही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव की परिभाषा क्या बनी, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, P से। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, दूसरी हेडिंग क्या है, दर्पण की वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये गोलीय दर्पण आपको दिखाई दे रहा है। इस गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण ये छोटा सामने काटा है, ये गोलीय दर्पण किसी न किसी कांच के खोखले गोले का भाग है, किसी न किसी कांच के खोखले गोले का भाग है, और इस गोले का कोई ना कोई एक केंद्र है। तो जो गोले का केंद्र है वही दर्पण का भी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यही चीज परिभाषा में हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई। इसे सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। यानी ये जो है ये दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब बात आती है मुख्य अक्ष की। किसकी, मुख्य अक्ष। तो ये जो दर्पण का ध्रुव है और ये जो दर्पण का वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अगली हेडिंग लगाओ, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक है,
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या परिभाषा बनेगी? मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो ये दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, इसको जो मिलाने वाली रेखा है ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगी हमारी? मुख्य अक्ष। ठीक, तो परिभाषा में क्या लिखोगे? दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष, दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है बेटा, इतनी बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई सबको? यहां तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं, मुख्य अक्ष हो गया, अब दर्पण की, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की बात कर लेते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चौथा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। हाँ, एक चीज और बेटा, आपके बुक में हो सकता है कि ये जो मुख्य अक्ष की परिभाषा है ये दूसरे नंबर पे हो और वक्रता केंद्र जो है वो तीसरे नंबर पर और दर्पण की वक्रता त्रिज्या चौथे नंबर पर। तो इसको यहां तीसरे नंबर पे समझाने का मतलब यह है कि जो मुख्य अक्ष है उसमें मुख्य अक्ष में एक शब्द आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो जब तक हम लोग वक्रता केंद्र को नहीं समझेंगे तब तक मुख्य अक्ष की परिभाषा में उतना क्लियरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने सेकंड नंबर पे ना बताने, ठीक है, सेकंड नंबर पे ना बता करके यहां पे बताया। इसको बताने से पहले हमने आपको सबसे पहले वक्रता केंद्र की परिभाषा को क्लियर किया। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र अगर आपका क्लियर होगा तब मुख्य अक्ष तो आपको, ध्रुव तो आपको क्लियर है ही है। ठीक है, ध्रुव तो आपको पहले से ही क्लियर था। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा, अगली क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो ये जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो दर्पण आपको ये दिखाई दे रहा है, जो दर्पण हमने काटा है, ये दर्पण क्या है? इस गोले का एक छोटा सा भाग है ना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, ये भैया इसका क्या है? केंद्र है, और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा ये इसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है इसकी? त्रिज्या। ठीक है, तो जो इसकी त्रिज्या होगी किसकी? गोले की, वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो परिभाषा में वही लिखो कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं,
उस दर्पण को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, परिधि से लेकर कहां तक की, केंद्र तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, और इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या चीज है? तो फोकस बिंदु जो है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है, ये ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, मान लो ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो फोकस बिंदु। क्या डालोगे? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। ठीक, तो फोकस बिंदु की अगर हम बात करें, फोकस बिंदु क्या चीज है? क्या है? दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण का जो ध्रुव है, इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो ये दर्पण का क्या है? ध्रुव है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण का फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई बेटा? बोलो हाँ या ना। अब अगली हेडिंग, मुख्य फोकस क्या होता है? ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस क्या चीज है? तो अगली हेडिंग डालो मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है, ये होता क्या है? मुख्य फोकस की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें, जैसे मान लो ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। अब ये दर्पण है। अब इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण बनाएं? मान लो इस दर्पण को हमने बना लिया उत्तल दर्पण। इसको इस तरीके से हमने क्या किया? पॉलिश कर दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। ये इतना भाग जो हमने काटा, ये कटा हुआ भाग हमारा क्या बन गया? उत्तल दर्पण। अब ये हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब ये परावर्तित होगी तो परावर्तित होकर कहां से जाएगी? ये ऐसे निकल जाएगी परावर्तित होकर, ये ऐसे निकल जाएगी परावर्तित होकर। यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तित होकर कैसे निकल गई? देखो, ये मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली प्रकाश किरण है जैसे ही दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से टकराकर यानी कि परावर्तित होकर कहां से चली जाती है? ऐसे लौट जाती। अब ये आगे फैल जा रही है, तो इनको जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ऐसा लगता है कि ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही हैं। तो परिभाषा में यही चीज हम लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, चलो लिख लो।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे, ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगली हेडिंग डालो, फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी कहते हैं और इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, फोकस जो बिंदु है उसे कैपिटल एफ और जो फोकस दूरी है उसे स्मॉल एफ, ठीक है। स्मॉल एफ बराबर क्या होता है? जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी, ठीक है। इसे हमें क्या करना है? आगे चल के प्रूफ भी करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब बेटा एक चीज यहां पे ये होता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो भैया ये दर्पण का द्वारक क्या होता है? जो दर्पण का परावर्तक तल होता है, जो परावर्तक सतह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस दर्पण पर प्रकाश किरणें कहां कहां से परावर्तित हो सकती हैं? यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, देखो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जो है, इसके बीच में कहीं भी कोई भी प्रकाश किरण अगर आकर इस दर्पण से टकराती है तो वो परावर्तित हो जाएगी। तो जो दर्पण का द्वारक होगा पूरा यहां से लेकर यहां तक जो है, ये पूरा क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ठीक है। याद रहेगा? याद रहेगा बेटा या नहीं? तो दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, यानी एक तरीके से ये व्यास ही है, ठीक है। आई बात समझ में? या ऐसे कह सकते हो, दर्पण का जो परावर्तक सतह है, दर्पण का परावर्तक सतह ही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। दर्पण का परावर्तक सतह ही दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। चलो लिख लो, कहां तक हुआ? 7, 8वां। दर्पण का द्वारक लिखने से पहले एक चीज लिख लो, फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल क्या होता है बेटा? अभी भी हमने आपको बताया कि जो मुख्य अक्ष है, जो ये आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है, ये आपकी जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत और ये फोकस से होकर जाने वाले तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। यानी ये जो ग्रीन लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, ये हमारी क्या होगी? ये क्या होगी हमारी? ये होगी फोकस तल, ठीक है। आई बात समझ में? ये क्या है? हमारा फोकस तल है।
तो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा। मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक चलिए अगली लास्ट हेडिंग 9वां, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो दर्पण के द्वारक की क्या परिभाषा हमने आपको अभी बताई? क्या बताया कि दर्पण का जो परावर्तक सतह है क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का परावर्तक सतह दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? जो दर्पण का द्वारक है वो क्या कहलाता है? दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो दर्पण का क्या कहलाता है बेटा? दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो ये थे दर्पण से संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं। अब इसके आगे बेटा हम लोग कल देखेंगे दर्पण से, ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो हेडिंग लगा सकते हो, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कल। ओके, थैंक यू।